सर, आप हमारे लिए वक्त लेकर के आए, बहुत शुक्रिया। दो हिस्सों में बात करते हैं, थोड़ी सी बात टूरिज्म की और फिर राज्य के एक ओवरऑल प्रशासन के बारे में, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। तो शुरू करते हैं ट्रैवल से। आपने अभी बहुत अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश की कि यहाँ आना कितना सुरक्षित है और नक्सल समस्या को लेकर के एक मन में लोगों की धारणा बनी हुई रहती है कि वहां जाना सेफ नहीं है। तो क्या सचमुच बस्तर के जंगलों में, जगदलपुर के और घने जंगलों में जाना हो तो उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं? यहाँ आपको छत्तीसगढ़ में रायपुर और रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से आगे चित्रकूट यदि जाना है, कुटुबसर केव जाना है, तो मुझे लगता है हजारों लोग, न केवल उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल के और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। और मुझे राष्ट्रपति जी आज से 4 साल पहले मैंने उनको कहा कि बस्तर आना है और चित्रकूट जाके देखना है, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा। और मुझे नियाग्रा को मैंने देखा है, चित्रकूट को हमने महसूस किया है, मगर एक कंपेयर जब हम करते हैं कि इतना खूबसूरत स्थान, जंगल से घिरा हुआ, साल, सैगोन, महुआ के पेड़ों के बीच में, इतने खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में जो खूबसूरती मैं चित्रकूट में देखता हूं, मैं उसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते नहीं कहना चाहूंगा। और नियाग्रा छत्तीसगढ़ का सिर्फ नियाग्रा ही नहीं है, मगर नियाग्रा के मुकाबले हम उसको कई बार छत्तीसगढ़ में कहते हैं उससे बेहतर स्थान है, जहां राष्ट्रपति जी 4 घंटे रह के गई। वहां सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, दूसरे कुटुबसर केव में जाते हैं। तो आज तक वहां कोई घटना नहीं हुई, ना होगी। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि बस्तर पूरा जहां जाना चाहते हैं, सरगुजा जहां जाना चाहते हैं, बेखौफ जा सकते हैं। मैं हर महीने उस क्षेत्र के दौरे में जाता हूं। ठीक है, मुख्यमंत्री है तो सुरक्षित, मगर दूसरे लोगों को भी वहां एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बस्तर में लगातार एनएमडीसी पिछले 40-50 साल से काम कर रहा है। इतना बड़ा काम है, बहुत सारे उनके हजारों वर्कर हैं, किरंदुल में हैं, दंतेवाड़ा में हैं, उस पूरे इलाके में एनएमडीसी का बड़ा। पिछले 50-60 साल से कोई घटना ऐसी नहीं होती कि वहां पे कोई उनको डिस्टर्ब करता है। अब लगातार जगदलपुर का दशहरा, न केवल हजार की संख्या में, लाखों संख्या में लोग, दुनिया का अपने आप में एक अनूठा दशहरा है बस्तर का, जिसमें पूरे देश के और दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। और एक दिन के लिए नहीं, करीब करीब 30 दिन, 31 दिन चलने वाला महापर्व दशहरा, जिसमें पिछले 15 साल में मुझे ख्याल नहीं है कि कभी एक भी घटना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की उपस्थिति में रात और दिन चलने वाला ये महापर्व, कभी कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, किसी मारपीट की होती है, कुछ पर्स लूटने तक की घटना छत्तीसगढ़ में नहीं होती। देशी हो, विदेशी हो, पर्यटन 100% छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है। पिछले 4 सालों से एक भी शिकायत इतने बड़े आयोजन में नहीं आता जो वहां के लोग करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का स्वभाव है, छत्तीसगढ़ के लोगों का ये स्वभाव है कि कभी इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो मैं उस दूरसंचल की बात करता हूं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, सिरपुर, या यहां तो 100% लोग आते हैं और देखते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं कि अभी तक ऐसी कोई घटना है छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है जिसकी शिकायत देशी या विदेशी पर्यटक थाने में जाकर रिपोर्ट करें या मुझे खबर करें। बिल्कुल। बुद्धिज्म वाले सर्किट की बहुत बात होती है और आप लोगों का एक कार्यक्रम चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ का टूरिज्म जहां था वहां से तो काफी आगे बढ़ा है, लेकिन क्या ये कोई गुंजाइश है या ऐसा कोई प्लान है कि बहुत एग्रेसिवली इसको ग्लोबल मैप पर लाया जा सके? क्योंकि बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो कि दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, वो बुद्धिज्म के बारे में बड़ी रुचि रखते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सैलानियों को लाया जा सकता है। तो ऐसी कोई योजना? हमने इस पे एक योजना बनाई पिछले 3 सालों में, सिरपुर को केंद्रित करके एक लगातार पिछले 4 सालों में राष्ट्रीय आयोजन हम कर रहे हैं और इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग एम्बेसी के लोग, उनको हम बुलाते रहे। अब हमने इसको स्वरूप बदलने का तय किया है। अब सिरपुर को सेंटर बना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आयोजन कर रहा है, जिसमें जापान की भागीदारी हो, जिसमें श्रीलंका की भागीदारी हो, वियतनाम की भागीदारी हो और ऐसी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ मिलके, उनके एम्बेसी से हम बात कर रहे हैं, एम्बेसडर से बात कर रहे हैं और वहां के प्रमुख राजनीतिज्ञों से बात कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करके और इस को केंद्र बिंदु को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव और उनके कल्चर को, छत्तीसगढ़ के कल्चर को, देश के कल्चर को और 6th सेंचुरी में, 6वीं सदी में
कैसा विकसित था या बौद्धिज्म छत्तीसगढ़ के इस दूरस्थ अंचल में, इसके बारे में जानकारी। और ये एक बड़ा आयोजन हम आने वाले 3-4 इस साल हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी छत्तीसगढ़ में होगी। और जिस बात को आप कह रहे थे कि बौद्धिस्ट सर्किट के रूप में छत्तीसगढ़ का उपयोग किया जा सकता है, मध्य प्रदेश से जोड़ के, बिहार से जोड़ के, छत्तीसगढ़ बीच में है, एयर कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। अब आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति सांची से होते हुए छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ से बिहार बोधगया चला जाएगा, बोधगया से दिल्ली जा सकता है। तो एक कंप्लीट पूरा एक चेन बनता है जिसका केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बनेगा। और छत्तीसगढ़ में वो सारी सुविधाएं हैं जी, बहुत अच्छे होटल यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे मॉल हो गए हैं, यहाँ से लेकर सिरपुर तक जाने के लिए कोई दुविधा नहीं है, वहां भी उनके रुकने की व्यवस्था है, अच्छे मोटल, अच्छे होटल वहां पे हो गए। तो ये एक तैयारी हमारी चल रही है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन को छत्तीसगढ़ में बुलाया जाए, और उनके लिए आयोजन की तैयारी एक उत्सव के रूप में भी हम इस साल करेंगे जी। एक चीज और हुई जिस पर नेशनल मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ऐसा माना जाता है कि हिंदी की सेवा अगर करने का काम है तो यूपी और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का पहले है, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी हिंदी भाषा पर एक बड़ा आयोजन, एक फेस्टिवल पूरा किया था हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी भाषा पर इतना काम करने की छत्तीसगढ़ को जरूरत क्यों महसूस हुई सरकार के लेवल पे? छत्तीसगढ़ में आज से नहीं, संयुक्त मध्य प्रदेश में हम थे तब से छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और यहाँ के लोगों ने एक अपनी पहचान बनाई। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो साहित्य के क्षेत्र में न केवल छत्तीसगढ़ की मिट्टी से पैदा होके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने पहचान बनाई, उसके साथ साथ यहाँ पे जो अलग अलग साहित्यकार और बड़े साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है, जन्म रही। मुक्तिबोध ने एक लंबा समय जितने साहित्य का सृजन उन्होंने राजनांदगांव के उस महाविद्यालय में पढ़ाते हुए किया, मुझे लगता है कि सबसे स्वर्णिम युग मुक्तिबोध का वो रहा। मिश्र जी का वो यार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं आपके जंगलों के बारे में विश्व प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ का एक परंपरा रही है, और अब उस परंपरा को वहन करने वाले नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं जो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे आयोजन छत्तीसगढ़ में जब राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों को हम बुलाते हैं और किसी वाद विवाद में ना पड़ के विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के और देश के साहित्य में जो नई ऊर्जा, नए लोग आ रहे हैं, उनको भी छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं और छत्तीसगढ़ से जोड़ने का काम करते हैं। और सृजन के लिए छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर स्थान हो सकता है। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि प्रेरणा मिलती है। जैसे ये कहा जाता है कि सरगुजा की पहाड़ियों में, राजगढ़ की पहाड़ियों में मेघदूत का लिखा गया, बिल्कुल। तो उस पहाड़ी में आज कोई साहित्यकार आता है, बस्तर की वादियों में जाता है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाता है, तो सृजन की क्षमता बिल्कुल अपने आप बढ़ती है। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ की देन है बिल्कुल कि सामान्य आदमी भी और एक साहित्यकार जो अपने आप में कुछ करना चाहता है, क्रिएटिविटी करना चाहता है, कुछ नए करना चाहता है, तो छत्तीसगढ़ का वातावरण, उससे बेहतर वातावरण उसे नहीं मिलेगा। तो हम उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, लोगों के साथ उनकी चर्चा होती है। ये प्रयास लगातार सरकार के माध्यम से भी होगा और यहाँ के साहित्य लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जो सवाल मैं सर आपसे पूछने वाला हूँ थोड़ा मुश्किल है और उसका साफ जवाब दीजिएगा। वो ये कि जब छत्तीसगढ़ आप नहीं घूमते हैं और जब भारत में कहीं और घूमना होता हो तो आपका मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? ऐसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि एक बात मैं बता दूं आप, मैंने दुनिया घुमा है, 12-15 अलग अलग देशों में गया। मुझे कहा गया कि स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, वहां जाना चाहिए। मुझे कहा गया कि यूरोप के दूसरे शहरों में घूमना चाहिए, वहां भी गया। अमेरिका गया, साउथ अफ्रीका गया। मगर एक बात ईमानदारी से आज बोल सकता हूं, दुनिया घूमने के बाद मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ से खूबसूरत कोई जगह है नहीं है। ये एज ए चीफ मिनिस्टर मैं नहीं कहता कि मैं किसी भी व्यक्ति को कहता हूं जो पूरा दुनिया घूमा हो, जिसने इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, वो यदि एक बार छत्तीसगढ़ को देख लेंगे तो उनकी भी धारणा ये बनेगी कि कहीं बर्फ का, स्विट्जरलैंड में सैकड़ों किलोमीटर से सफेद सफेद पहाड़ के सिवाय कुछ दिखता नहीं जी। मैं वहां पहाड़ में पेड़ ढूंढता था। हम छत्तीसगढ़िया हैं, जब तक पहाड़ में पेड़ नहीं देखते तो हमको लगता है पहाड़ है नहीं। यहाँ साल के, सैगोन के, इमली के, कुसुम के इतने खूबसूरत सैकड़ों किलोमीटर दरख्त हैं और यहाँ के जंगलों में आप घूमते रहिए,
यदि शाम का समय हो और आप बस्तर के किसी पहाड़ों में घूम रहे हो, महुआ के यदि फूल टपक रहे हो, तो दुनिया में उससे बेहतर खूबसूरत आपको सुगंध नहीं मिलेगा। हर मौसम में कुछ न कुछ खूबसूरती के साथ वहां आपको प्रकृति का वरदान है कि आपको ऑक्सीजन के लिए मॉस्क और वो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वहां पे रिचार्ज हो सकते हैं। तो ये आपको रिचार्ज करने वाला क्षेत्र है। मगर हिंदुस्तान में और बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं। तो मोस्ट फेवरेट कौन सा? जो उसको हम कह सकते हैं कि केरल की खूबसूरती है बहुत अच्छा। मैं ऊपर भी जम्मू कश्मीर में भी गया, तो विविधता है इस देश में। इसे यानी हर प्रदेश के अंदर कुछ न कुछ बहुत खूबसूरत है जिसको देखने की इच्छा होती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हिंदुस्तान अपने आप में कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन है। दुनिया के कहीं भी इसकी तुलना नहीं हो सकती कि आप दक्षिण, सुदूर दक्षिण चले जाएं, उत्तर चले जाएं, पूरब से पश्चिम तक, हर जगह प्राकृतिक रूप से भी और सैकड़ों हजारों साल की हमारी जो परंपरा रही है, उस परंपरा के जीवित गवाह आज देश के हर कोने में बिखरे हैं। तो हिंदुस्तान को घूमना अपने आप में एक बड़ा अनुभव है जी। लोग दुनिया घूमते हैं, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान ही नहीं देखा तो दुनिया देखने से कोई फायदा नहीं, जो सब कुछ हमारे देश के अंदर है। बिल्कुल। ओवरऑल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि कहते हैं कि साहब जो भी बात हम करते हैं तो बात होती है बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, यानी गवर्नेंस के जो बड़े बड़े बुनियादी ढांचे हैं उनकी बात होती है। फिर बात होती है कि अब जो देश का ग्रोथ होना है, जो रिफॉर्म की कहानी लिखी जानी है, वो काम राज्यों को करना है। केंद्र सरकार जो भी हो वो कहती है कि हमने अपनी पॉलिसी का काम कर दिया, लेकिन लैंड एक्विजिशन हो, लेबर लॉ हो, बिजली हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, काम और जिम्मेदारी अब सब राज्य की है। मुझे लगता है कि यहां पर राज्यों की कैपेसिटी को, एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अब जो केंद्र में नई सरकार आई उसको 1 साल हो गया, और आप एक उस राज्य के अच्छे प्रतीक हैं जो पिछड़ा रहा था लेकिन बड़े अच्छे तरीके से प्रगति हुई। लेकिन कठिन इलाका है जहां पर कि आपको ये सारे ढांचे खड़े करने हैं। कितनी आसान हुई है आपकी जिंदगी? देखिए, विकास का और जीडीपी की ग्रोथ के बारे में आप जिस प्रश्न को किया, जीडीपी का ग्रोथ वो नेशनल हो चाहे स्टेट का हो, जब तक स्टेट ग्रोथ नहीं करेगा, स्टेट के जीडीपी में छलांग हम नहीं लगाएंगे, तब तक जो राष्ट्रीय स्तर में जो ग्रोथ दिखाना है वो तो संभव ही नहीं। और ये पूरे देश का मिलाजुला इफेक्ट जाता है जो नेशनल जीडीपी में जाता है, वो चाहे हम डबल डिजिट में जाने की बात करें या हम कहें कि 7.5 से हम ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टेट की इकोनॉमी से ही ये संभव है। और इसके लिए नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है। जो कहा जाता था कि 10 साल पिछले जो बीता, कुछ दिक्कतें आई, नीतिगत फैसले नहीं हुए, पॉलिसी पैरालिसिस का वजह रहा है कि हम बड़े फैसले नहीं कर पाए। बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और बड़े फैसले का इफेक्ट कोई 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर नहीं, मगर लॉन्ग टर्म में देश की इकोनॉमी में उसका बड़ा ग्रोथ होगा। और इसी को समझने के लिए क्यों आप सबसे अच्छा टेस्ट केस क्या होगा कि बिजली मिल रही है कि नहीं, सड़क बन रहे हैं कि नहीं, मोबाइल टावर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते जिस जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सबका फायदा आपको लोगों तक पहुंचाना है, उसमें डिजिटल इंडिया का बनना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में, क्योंकि अभी आप जब दिल्ली के दौरे पर थे तो वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मिले और आपने अपनी जरूरतें, शिकायतें सब कुछ बताई, उस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मोबाइल का टावर लगाना है, अगर आपको बिजली के खंभे लगाने हैं, या आपको जो दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने हैं, उसमें आपके लिए बिल्कुल ऑनलाइन क्लियर है क्या? कुल मिला के आप पूछना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है लैंड एक्विजिशन, उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? तो उसको मैं बोल देता हूं जी। ये मूलतः यही विषय है जो देश के अंदर एक जो बहस चल रही है, पक्ष और विपक्ष की बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर हम एक तरफ हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसके राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़े, रोड कनेक्टिविटी बढ़े, उसके यहाँ पावर के लिए ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार हो, वहां पे एजुकेशन के लिए नए हब का निर्माण करें। और ये सारे विषय यदि हम हाउसिंग सेक्टर में ये कल्पना करते हैं कि 2 लाख 4 लाख मकान या नेशनल लेवल में 6 करोड़ मकान बनाने की बात करें, ये सारे क्षेत्र में यदि आप जमीन के ऊपर
आसमान में ये काम नहीं हो सकता। आज छत्तीसगढ़ में आपको कहना चाहूंगा, आजादी से लेकर आज तक, या मैं कहूं 118 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर जब से रेलवे की पहली शुरुआत हुई, 118 साल से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 1190 किलोमीटर रेलवे लाइन का बना। और आने वाले 5 साल में डॉक्टर रमन को 500 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार करना है, सिर्फ 4 साल के अंदर। अभी देखो 4 साल के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन करना है, तो उसके लिए 3 चीज चाहिए। एक पॉलिसी हमको बनाना है, दूसरा हम उस पॉलिसी को क्रियान्वयन करना। हमने 3 काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पुरानी सरकार से हमने बात की कि मुझे नए रेलवे लाइन का विस्तार किए, बजट में एक रेलवे बजट से कुछ पैसा मिलने की उम्मीद नहीं। हमने नया मॉडल पीपीपी में किया, एसपीवी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसपीयू से बात की, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 450 किलोमीटर नए रेलवे लाइन का विस्तार का काम हमने शुरू कर दिया। अब उसको मैं जमीन पे ही करूंगा, आसमान में नहीं कर सकता। ये 450 किलोमीटर लाइन मुझे 4 साल में बिछाना ही है। अब इसके लिए मुझे लैंड एक्वायर करना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते। मुझे एक डैम बनाना है, बांध आसमान में नहीं बन सकता। मुझे यदि 1000 एकड़ जमीन चाहिए उस डैम के बनाने के लिए, जिसमें 40,000 एकड़ की सिंचाई होगी, तो डॉक्टर रमन कहेगा नहीं, ये बांध बनना ही चाहिए, अच्छा मुआवजा मिले, बेहतर पैसा मिले। मगर वो 50,000 लोगों के जिसके लिए सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, देश के उत्पादन बढ़ेगा, आप बांध के काम को नहीं रोक। मुझे यदि छत्तीसगढ़ में पावर का हब बन गया, आने वाले 5 साल मुझे 10,000 मेगावाट एडिशनल पावर को नेशनल ग्रिड में डाल के हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों को देना है पावर के लिए। अब मुझे यदि ग्रिड बनाना है, आज देश का सबसे बड़ा पावर ग्रिड 750 केवी का छत्तीसगढ़ बना रहा है। शायद हिंदुस्तान में और कहीं इतने बड़े ग्रिड का निर्माण नहीं हो रहा है। 440 का, 750 का हम ये लाइन बिछा रहे हैं। ये आसमान में नहीं बनेगा, ये जमीन पे ही बनेगा। तो डेवलपमेंट की कहानी, वो चाहे हाउसिंग का हो, रोड का हो, इसको यदि लैंड एक्वायर करने के लिए जो नीतिगत निर्णय लिए गए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसके बिना देश को विकास में आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। आप बिल्कुल इसकी जो जरूरत है और जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है उसको बहुत बढ़िया ढंग से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आपको कितनी आशा है कि ये काम बहुत जल्दी और अगले मॉनसून सेशन तक हो जाएगा? क्योंकि सारे मुख्यमंत्रियों की यही कहानी है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, काम तो हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय देश के सामने कोई रास्ता नहीं है। मॉनसून सेशन में निकल आएगा बिल। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। और हमने तो प्रयोग किया। मुझे लोग कहते थे कि बस्तर में अशांति है, बस्तर में डेवलपमेंट क्या हो सकता है। मैंने सबसे पहले आज से 5 साल पहले तय किया कि स्टील प्लांट यदि मुझे छत्तीसगढ़ में डालना है तो मैं बस्तर से शुरुआत करूंगा। और मैंने एनएमडीसी को मजबूर किया, मैं ये शब्द फिर दोबारा बोल रहा हूं कि मजबूर किया कि उन्हें यदि स्टील का प्लांट डालना है तो नगर नार में, बस्तर में डालना पड़ेगा, क्योंकि सारा आयरन ओर वहीं पे है। और पिछले 50 साल से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ का आयरन ओर सिर्फ अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, कोरिया के लिए नहीं है, वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट। और आज वो प्लांट 3 मिलियन टन का हो चुका है, जिसको हम 5 मिलियन तक ले जाएंगे। तो ये काम हो गया। अगले साल वहां प्रोडक्शन होगा। दूसरा स्टील प्लांट हम बस्तर में फिर ला रहे हैं। 140 किलोमीटर का रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं। कोई असंभव नहीं। बिल्कुल, ये बातें होती रहेंगी, थोड़ा बहुत विरोध होता रहेगा, मगर जनहित के कामों को हिम्मत के साथ करने की जरूरत है और हम करके रहेंगे। इसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं। बिल्कुल। अब एक सवाल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों या जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, सभी मुख्यमंत्रियों को लगातार झेलना पड़ता है, नक्सलवाद से जुड़ा हुआ। हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से सुनते आए थे कि बड़ी समस्या है, निपट लेंगे। हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल क्लास के फेल्योर की एक अगर कहानी है तो वो ये एक कहानी है कि उसके बाद ये माओवाद का प्रॉब्लम बढ़ा ही बढ़ा है और हम सब लोग उसके विक्टिम हैं। हमारे ही अपने भाई बंद उसके बड़े विक्टिम हैं। वो नई सोच, वो नई बात कौन सी है जिससे आपको आशा है, जिससे लोगों को आशा हो कि दरअसल इस समस्या को अब हम जड़ मूल से खत्म कर सकते हैं, गोला बारूद से ये समस्या खत्म नहीं होगी? नहीं, हम दोनों काम कर रहे हैं और दूसरा उपाय को बहुत मजबूती से कर रहे हैं। बस्तर की पूरी आबादी को साथ में जोड़ने का काम। और आज बस्तर के लोग समझ गए हैं कि विकास, डेवलपमेंट को रोकने वाली ताकत कौन है, कौन सड़क, स्कूल, पुल, पुलिये को ध्वस्त करता है, कौन वहां पे राशन पहुंचाने की व्यवस्था को ध्वस्त करता है,
वहां की हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो उसके लिए दोषी कौन है? वहां भी यदि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए दोषी कौन है? आज ये प्रश्न वहां का युवा करने लगा है और हमने वैकल्पिक शिक्षा को बेहतर तरीके से किया। वहां पे हमने पोर्टेबल केबिन, पोटा केबिन बनाया, लाइवलीहुड कॉलेज बनाया, आज सुकमा में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में और दूरसंचार में हमारे करीब करीब बच्चे जो हर जगह 1500 बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं, अब हजारों की संख्या में उन बच्चों को हमने शिक्षा से जोड़ा। वहीं से लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IIT में इनका सिलेक्शन हो रहा है, IAS में अभी लड़के वो कर रहे हैं, PSC में सिलेक्ट हो रहा है। नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पीढ़ी अब तैयार होकर एजुकेशन के साथ साथ आगे बढ़ी, शिक्षित हो रही है। ये परिवर्तन पूरे बस्तर के अंदर आया है। वो लोग ही इस परिवर्तन के सूत्रधार होंगे और नक्सल हिंसा का जवाब विकास, विकास और विकास। बिल्कुल। डेवलपमेंट के एजुकेशन और हेल्थ, 3 स्कीम को एक साथ हमने वहां पे किया है और मुझे खुशी है कि तीनों योजनाओं में हम अंदर तक जाने में सफल हुए हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि बस्तर में पूरी शांति होगा, विकास होगा और इस समस्या का 100% निराकरण होगा। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि डेवलपमेंट के अलावा कोई इसका जवाब नहीं है, इसीलिए नई सरकार में केंद्र के लेवल पर PM-CM टीम, केंद्र और राज्य की बात नहीं है, राज्यों के बीच में आपस में भी इस मामले पर तालमेल कैसा है। तो अभी हमने पढ़ा कहीं कि तेलंगाना की सरकार से आपको शिकायत है, क्योंकि बहुत संजीदा मुद्दे हैं ये सब, कि कैसे सारे प्रभावित राज्य आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो इशू अगर आप समझाना चाहें तो। देखिए, तेलंगाना से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है, आंध्र से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से, इधर झारखंड से, मध्य प्रदेश से। हम लोग हमेशा सभी चीफ मिनिस्टर अभी और पिछले 8 सालों से बैठते रहे। इसका समाधान इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से होगा और हम लोग जब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, चाहे तेलंगाना के अभी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, इन सबसे बात होती है, झारखंड और मध्य प्रदेश से बात होती है। अब एक बेहतर तालमेल की स्थिति बन गई स्टेट के सामने। दोनों अलग अलग स्टेट के DG बैठते हैं, IG नक्सल ऑपरेशन बैठते हैं और हम लोग का अब कोई शिकायत नहीं रहेगी, न केंद्र से न राज्य सरकार से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो रफ्तार हमारी पहले थी उससे 4 गुनी ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बनेगा, स्टेट और नेशनल हमारे लीडरशिप प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से एक बेहतर तालमेल है। तो ये डेवलपमेंट भी उस राज्य में बेहतर होगा और नक्सल ऑपरेशन में भी हम मिलजुल कर काम करेंगे। एक अच्छा रिजल्ट जल्द मिलेगा। CNBC आवाज से इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।